guys hear me? Please respond. Yes, sir. Okay. So क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे ना? तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? अच्छा, हम लोग आरएमएस तक पढ़े थे ना, सिर्फ एवरेज निकाले थे ना हम लोग। हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना कुछ? सीरीज एलसीआर सर्किट तक। सीरीज सर्किट तक हो गया था? ओके ओके। सो फॉर्म फैक्टर वगैरह सब हो गया था? हाँ सर। Yes, sir. ओके। तो हमने क्या देखा था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं वापस से। रजिस्टर में हमने क्या देखा था, अगर आपका ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आपका जो करंट आया था वो कितना आया था? ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी आया था, है ना? हमने इसमें देखा था कि आपका जो पावर था वो E इंटू आई था ऑब्वियसली, और पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, और एवरेज पावर कितना था? एवरेज पावर था आपका ई आर एम एस आई आर एम एस, राइट? जहाँ आपका आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू था, ई आर एम एस ई नॉट बाय रूट टू था। ये हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर के केस में, हमने क्या देखा था, अगर इसमें आपका ई एम एफ ई नॉट साइन ओमेगा टी हो तो करंट कितना होता था? करंट हो जाता था ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यही था ना? यहाँ एक्स सी क्या था? एक्स सी का नाम क्या था? रिएक्टेंस था ना, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। एक्स सी इज इक्वल टू था 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट? यही था ना बेटा? हाँ सर. ओके। हमने क्या देखा था कि आपका जो ईएमएफ करंट है वो आपके ईएमएफ से पाई बाय टू फेज आगे चल रहा था। करंट ईएमएफ से पाई बाय टू फेज अगर आगे चल रहा था तो हमने क्या समझा था, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पावर होगा वो तो होगा E इंटू आई, और एवरेज पावर आ जाएगा कितना? 0 आया था, राइट? ये आया था? कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं सर. फिर हम लोग इंडक्टर पढ़े थे। इंडक्टर में हमने क्या देखा था कि आपका जो ईएमएफ अगर वही ई नॉट साइन ओमेगा टी हो तो आपका करंट इससे पाई बाय टू फेज पीछे हो जाता था। ई नॉट बाय एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यहाँ एक्सएल क्या था? एक्सएल था आपका ओमेगा इंटू एल। इसको हम रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहते हैं, राइट? या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, राइट? है ना? कोई दिक्कत? यही था ना भाई? ओके, ये अपना एक्सेल है। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, इसमें भी अपने क्या देखा था कि एवरेज पावर कितना आया था इसमें? इसमें भी एवरेज पावर 0 आया था। कभी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती थी, कभी इससे निकल जाती थी, पर ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन 0 होता था, क्योंकि एनर्जी कहीं का लॉस कहीं से हो ही नहीं सकता। ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग आए थे सीरीज एलसीआर विथ एसी। मैंने ये नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था ना अभी तक? यार पढ़ाया. मैंने पढ़ाया था सीरीज एलसीआर। मैंने सिर्फ आपका इक्वेशन लिख के छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ आपका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के छोड़ दिया था, उसको सॉल्व नहीं किया था। देख लो जरा। देख लिया? मैंने आपको क्या लिख के छोड़ा था? लास्ट लाइन ये लिख के छोड़ा था कि करंट
इज इक्वल टू, सॉरी करंट नहीं लिखा था मैंने ऐसे नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाय सी माइनस एल डी आई डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, जहाँ इस तरीके से आपका करंट जा रहा था, इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज माइनस Q था, इसका इंडक्टेंस L था, इसका कैपेसिटेंस C था, इसका रेजिस्टेंस R था। और इसके बाद मैंने लिखा था इसमें दिस इंप्लाइज माइनस छोड़ो, इसका मतलब ये था कि R d2Q dt2 इज इक्वल टू ई नॉट, सॉरी गलत बोल गया मैं, R नहीं था, L d2Q dt2 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस R dQ dt माइनस Q बाय C। और इसको मैंने कंपेयर किया था आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन से, राइट? वहीं तक छोड़ा था ना कि उसके आगे कुछ किया था मैंने, मेरे को तो नहीं याद है इसके आगे मैंने सॉल्व किया था यार। रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो यार, यहीं तक कराया था ना मैंने। हाँ सर। अब देखो इसका, ये आपका डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? डबल डिफरेंशियल बोल रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना आपको नहीं आता, राइट? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? एज्यूम करना पड़ता है लेट्स से कि सॉल्यूशन इस फॉर्म का होगा, देन हम सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इससे कांस्टेंट्स मिल जाते थे, ठीक है? बट मैं वो सब कुछ नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे सीधे आपको करंट की वैल्यू बता रहा हूँ। करंट कितना आता है? करंट की वैल्यू आई थी ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा, क्या हो रहा है? ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है? समझ में आया बात? यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह R की जगह यहां पे पूरा टर्म आ गया, है ना? रेजिस्टेंस R की जगह ये पूरी की पूरी टर्म आ गई है, और यहां पे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 आ रहा है। तो हमें इस पूरी टर्म को कुछ नाम देना पड़ेगा। इस पूरी टर्म को हमने नाम दिया है इम्पीडेंस। क्या नाम दिया है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z को हमने, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हमने डिफाइन किया है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख रहा हूँ, x स्क्वायर, ठीक है? इस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी को x लिख रहा हूँ। यहाँ x क्या है? x का नाम है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू बेसिकली XL माइनस XC। XL क्या था? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और XC क्या था? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? और आपका जो करंट है वो इतना दूर से, आपका जो करंट है ना वो 5 फेज पीछे चल रहा है। इन कंपैरिजन टू ईएमएफ करंट 5 फेज पीछे चल रहा है, राइट? करंट जो 5 फेज पीछे चल रहा है, करंट 5 फेज पीछे चल रहा है, ये 5 कितना कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपका जवाब है tan phi इज इक्वल टू x अपॉन r, जहाँ phi इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय r,
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? सबने कॉपी कर लिया? एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम इसको वापस से एक बार समझेंगे कि क्योंकि याद तो हुआ नहीं होगा अभी, लग रहा होगा ये क्या क्या आ गए थे, लंबी लंबी टर्म्स क्यों हो गई, कौन याद करेगा। बात ये आपके इसी चैप्टर की शुरुआत ही है अभी, ठीक है, ये आपको सब याद रखना ही रखना है। तो एक बार मैं इसको और अच्छे से रिवाइज करवाता हूँ, समझाता हूँ, रिवाइज नहीं समझाता हूँ, मतलब कि कैसे कैसे आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी हो गया? हाँ सर। का तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो z है ना, वो क्या है पहले ही समझते हैं। z हमारा रेजिस्टेंस की जगह आ रहा है ना, हाँ या ना? जो हमारा z है वो रेजिस्टेंस की जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दो, कुछ तो बोला करो हाँ यार। सर। z रेजिस्टेंस की जगह आ रहा है, बट इस z के दो पार्ट हैं, बता रहा हूं आपको। एक तो असली वाला रेजिस्टेंस है r, और दूसरी चीज जो शुरुआत से इसमें इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग AC विथ कैपेसिटर या AC विथ इंडक्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है x। x का नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? बोल दो। रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। r क्या था आपका? रेजिस्टेंस था, है ना? r क्या था? रेजिस्टेंस था। ये तो अपन लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से अपन को पता है, बचपन मतलब क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। और ये जो x है, ये x थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार आ तो गया था ये रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की जगह, बट क्या सही में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, या फेज के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया था? फेस के साथ छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ किया था ना, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रहा था। हमारी इच्छा थी कि हम इसको रेजिस्टेंस की तरह देखें, सिर्फ हमारी चाहत थी, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी, है ना? तो ये जो x जिसका नाम रिएक्टेंस है, ये बेसिकली हमारी इमेजिनेशन का नतीजा है, राइट? तो दिस इज बेसिकली, हमने इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, बट वो हमारी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन देख के बोला है, तो इसलिए एक तरीके से आप इसको इमेजिनरी रेजिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्या कह सकते हो आप? इमेजिनरी रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये R रियल रेजिस्टेंस है और X क्या है? इमेजिनरी रेजिस्टेंस। और Z क्या है? कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। कुछ समझ में आया? क्या होगा? ये रहा आपका रेजिस्टेंस R, जो आपके कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का रियल पार्ट है। ये रहा रेजिस्टेंस X, रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस X, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का इमेजिनरी पार्ट है। और ये रहा आपका Z। तो Z क्या हो गया? Z का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हम अगर क्या वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या हम लोग? हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे? ओके, देखो मैं कह रहा हूं ये जो Z है, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक तो है आपका रेजिस्टेंस R, ठीक है, एक तो क्या है? रेजिस्टेंस R है।
दूसरा x है जिसका नाम हमने रिएक्टेंस दिया था, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी कि ये रेजिस्टेंस के जैसा है, क्योंकि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में देखा था कि ई नॉट अपॉन एक्स आ गया था, राइट, है ना, रेजिस्टेंस आर की जगह एक्स आ गया था, इसलिए हम लोगों ने बोला यार ये रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के जैसा है। लेकिन ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का पार्ट है, इसलिए इमेजिनरी रेजिस्टेंस है एक तरीके से। तो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक रियल रेजिस्टेंस, एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस, और ये z है आपका कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। समझ में आया? कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अबे x प्लस आयोटा वाई में क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसका आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? बोल दो। हाँ सर। ये आर्ग्यूमेंट हुआ, इस आर्ग्यूमेंट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका फाई कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x बाय आर। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर मैं एक ईएमएफ जो कि रियल ईएमएफ है उसको डिवाइड करता हूं, अगर मैं z से जो कि कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है, तो क्या आप इस बात को मानते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवीजन होने पे आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है? हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ ना। अरे यार, एक बात बताओ, z1 जिसका आर्गुमेंट थीटा है अपॉन z2 जिसका आर्गुमेंट फाई है, जब डिवाइड करते हो तो क्या आता है? z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन z2 का मैग्नीट्यूड। आर्गुमेंट क्या हो जाता है इसका? थीटा माइनस फाई होता है कि नहीं होता? रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बता दो मेरे को। हाँ सर। होता है? हाँ है ना? हाँ सर। तो वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि करंट जो है उसमें क्या हो जाएगा? ईएमएफ तो रियल ईएमएफ है, उसको जब मैंने z से डिवाइड किया तो ई बाय जेड हो गया, और जो फेज था, आर्ग्यूमेंट की जगह फेज आ गया, साइन के अंदर फेज होता था ना, वो ओमेगा टी था, उसमें से ये वाला फेज फाई सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला आर्ग्यूमेंट फाई सब्ट्रैक्ट हो गया। किसी को दिक्कत है? हाँ है ना? रह गई बात x की, तो x कितना होता है बेटा? x आपका हमेशा ही xl माइनस xc होता है। प्लीज़ इसको xl माइनस xc ही ट्रीट करिएगा। आपकी बुक्स में क्या बोलता है? कई बुक्स में ऐसा है, अब खास तौर से आपकी एनसीईआरटी बुक में है और कुछ रेफरेंस बुक्स में भी है, वो ऐसे ट्रीट करता है कि अगर xl xc से बड़ा है तो xl माइनस xc, और xc xl से बड़ा है तो xc माइनस xl। और उसके बाद क्या करेगा? ध्यान दीजिए, बुक्स में, कई बुक्स में क्या दे रखा है, कई बुक्स में, सब बुक्स में नहीं लेकिन कई बुक्स में क्या दे रखा है कि आप x को कभी xl माइनस xc ले लीजिए, कभी xc माइनस xl ले लीजिए, जो बड़ा है उसमें छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, फिर बोलता है कि अगर xl बड़ा हुआ तो आपका जो फाई आता है ना इस तरीके से कैलकुलेट करने पे, उस फाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर xc बड़ा हुआ तो ऐड कर दीजिए। जबरदस्ती दो फॉर्मूले याद करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? हाँ या ना? यस सर। और हम लोग आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमें पता है। ऐड करना कभी पढ़ा है आपने? डिवाइड करने पर नहीं पढ़ा ना? मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ फाई नेगेटिव हो सकता है, अगर एक्सएल एक्स से छोटा हो गया तो एक्स नेगेटिव हो गया, फाई नेगेटिव हो जाएगा। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है क्या? बोल दो। नहीं सर। क्लियर एकदम? अब याद रहेगा? सर लास्ट क्या? सर लास्ट वाला। क्या बोले आप? समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में जो बोल रहे थे आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो लिख के मैसेज कर दीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैसेज कर दीजिए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ठीक है?
तो x इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी समझ में आया कि नहीं आया? z कितना आया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब देखो क्या होता है कि अगर आपका XL XC से बड़ा है, अगर आपका XL जो है वो XC से बड़ा है, तो क्या होगा, आपका जो करंट है वो लैग करेगा, लैग्स बिहाइंड EMF इन फेज, हाँ या ना? अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा हो गया तो फाई पॉजिटिव हो जाएगा, फाई पॉजिटिव हो जाएगा तो ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, तो आपका जो करंट है वो ईएमएफ से फेज में लैग करेगा। क्लियर है? यस। और अगर आपका एक्सी एक्सएल से छोटा हो, सॉरी एक्सी एक्सएल से बड़ा हो, तो आपका x नेगेटिव हो जाएगा, फाई नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट होगी तो फेज बढ़ जाएगा, तो करंट जो है वो लीड करेगा। हाँ या ना? बोलते जाओ। यस सर। पक्का? ओके, तो करंट लैग भी कर सकता है, लीड भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सी एंड एक्सएल। एक्सएल कितना था? जल्दी जल्दी बोलो, एक्सएल कितना था और एक्सी कितना था, मुझे बताओ जल्दी जल्दी। अबे ओमेगा एल और 1 बाय ओमेगा सी। एक्सएल था ओमेगा एल और एक्सी था 1 बाय ओमेगा सी, है ना? कोई दिक्कत? अब हम कह रहे हैं करंट लैग किस केस में करता था, जब इंडक्टर लगा होता था तब या जब कैपेसिटर लगा होता था तब? इंडक्टर से। जब इंडक्टर लगा था तो लैग करता था, राइट? फिर हैंग हो गया, हर क्लास में हैंग हो रहा है ये। रीजॉइन करो बेटा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आपका एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो करंट ईएमएफ के पीछे होता है फेज में,
और XC अगर XL से बड़ा है तो करंट लीड्स EMF इन फेज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब सिर्फ इंडक्टर लगा था तो करंट π/2 फेज आगे था कि पीछे था? पीछे को पीछे था। और जब सिर्फ कैपेसिटर लगा था तो π/2 फेज आगे था। आगे था। मतलब जब करंट लीड कर रहा है, जब करंट लीड कर रहा है उस वक्त कैपेसिटर की बात सुनी जा रही है क्योंकि XC बड़ा है, और जब करंट लैग कर रहा है तो इंडक्टर की बात सुनी जा रही है क्योंकि इंडक्टेंस XL बड़ा है, राइट? हाँ या ना? तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं जहां पर करंट EMF से पीछे हो या XL XC से बड़ा हो, बात एक ही है। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव सर्किट। और ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, अब एक बात और समझ लो, पावर कितना होगा LCR सर्किट में? एक काम करते, नया पेज लेते हैं। पावर इन LCR सर्किट। एक LCR सर्किट में पावर कितना होगा? देखिए, आपको पता है कि आपका जो EMF है दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना? और आपका जो करंट है दैट इज बेसिकली E0 बाय Z साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यही है ना पावर, करंट, जहां फाई अपन को निकाल सकते हैं, जेड अपन लोग निकाल सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नो सर। तो हम यहां बोलेंगे कि आपका जो पावर आएगा वो तो सिंपली E इंटू आई आएगा, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन आपका जो एवरेज पावर है वो कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज यहाँ पे क्या सॉल्व करता है? एवरेज पावर सॉल्व करता है। हम मेनली एवरेज पावर में इंटरेस्टेड होते हैं इन इसी सर्किट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर तो काफ़ी तेजी से चेंज होता है, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। हमारा जो बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सबके सब किस पे चल रहे होते हैं? किसके हिसाब से ऑपरेट कर रहे होते हैं? एवरेज पावर के हिसाब से। तो पावर मेरा E इंटू आई है, तो एवरेज पावर कितना है? एवरेज पावर निकालने के लिए मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इसको एक्सपैंड करना होगा, अलग अलग टर्म्स आएंगी, सबका एवरेज निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है, तो एवरेज पावर मेरा कितना आता है? मेरा एवरेज पावर आता है अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद, नॉर्मली क्या आया था? ई आर एम एस आई आर एम एस आया था कि नहीं आया था? हाँ या ना? हाँ सर। इसमें एक और कॉस फाई लगा लो, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बेसिकली ऐसा समझ लो कि इधर अगर ये आपका ईएमएफ है तो करंट इससे फाई फेज पीछे चल रहा है, हाँ या ना? और दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाई है। तो आपका जो पावर मिलता है वो बेसिकली ई और आई के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई मिलता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि क्या मैं अपना जो दूसरा डायग्राम था, इधर Z, इधर R, इधर फाई, इधर X, इससे क्या मैं कॉस फाई को R बाय Z बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ या ना? यस। तो अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब हो गया एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, कॉस फाई की वैल्यू हो गई R बाय
z है ना, और ई आर एम एस बाय जेड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय जेड है ना करंट, तो आई आर एम एस कितना होता है, ई आर एम एस अपॉन जेड होगा कि नहीं होगा? ऐसे देख लो आपका ई आर एम एस कितना है, तो ये क्या हो रहा है, आपका ई आर एम एस है ई नॉट बाय रूट टू, आपका आई आर एम एस होता है आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड रूट टू। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बेसिकली ई आर एम एस बाय जेड है ये, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहां पर ई आर एम एस बाय जेड आ रहा है, उसको आई आर एम एस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोल दो। अबे ई आर एम एस बाय जेड आई आर एम एस है, तो ई आर एम एस बाय जेड को दोबारा से आई आर एम एस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा ये, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, हाँ या ना? यस सर। तो एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला हो गया, और यहां से मुझे क्या पता चल रहा है मालूम है? मुझे बताओ तो जरा, पावर इन रेजिस्टेंस कितना है? ये तो आई स्क्वायर आर होता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। इसका यही यही पावर कंज्यूम होगा ना इंडक्टर रेजिस्टेंस में, कुछ और होगा? इसका मतलब एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर कितना हो जाएगा? आर तो कांस्टेंट ही है, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ मीन ऑफ आई स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर इंटू आर, हाँ या ना? यस सर। सो दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बेटा, सर इसका मतलब सारा पावर रेजिस्टेंस में यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पावर जो कंज्यूम हो रहा है ना, वो रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इन एसी सर्किट, ठीक है? हाँ सर। क्लियर? मतलब अभी भी इंडक्टर का ईएमएफ और इंडक्टर के करंट के बीच में, इंडक्टर के क्रॉस जो ईएमएफ आ रहा है और इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। अभी भी कैपेसिटर में जो करंट आ रहा है और कैपेसिटर के क्रॉस जो ईएमएफ आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर Yes. है? देखो ये दो डायग्राम याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोल दो ना, नहीं रहेंगे? क्या कर रहे हो? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता आप में से, पता नहीं क्या करते रहते हो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, कॉपी हो गया? रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं हो गया सर। हो गया सर। ये डायग्राम से याद रहेंगे? हाँ सर। यस सर। हाँ अभी तक कुछ डिफिकल्टी है इस चैप्टर में?
नो सर। तो देखो अब इस चैप्टर को थोड़ा और आसान करेंगे हम लोग। मतलब इस चैप्टर में जो बची हुई चीजें हैं ना, उन सबको हम देखो, है क्या, हमारे पास एक गंदी सी इक्वेशन है। अगर आप प्रॉपरली मैथ्स लगा के जाओगे तो हर बार उस इक्वेशन को सॉल्व करके करना होगा। वो गंदी सी जो इक्वेशन आई थी ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उतना तो हम करने से रहे। उसके बाद भी हर बार एवरेज पावर निकालने के लिए आपको पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख के उसके एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सब करोगे क्या हर क्वेश्चन में? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमें रिजल्ट्स याद करने हैं जिससे कि हम ये चीजें जल्दी जल्दी कर पाए। क्यों? जीवन में यूज तो ऐसे ही करना है ना। तो हमें इन के लिए अच्छे अच्छे से रिजल्ट्स चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं। क्वेश्चंस को ही नहीं, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं, जिससे हम सारे के सारे फॉर्मूले इजीली याद कर पाएं। इसीलिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जुगाड़ लगाया। ये इम्पीडेंस, रिएक्टेंस सब इसीलिए है। ये ERMS, IRMS सब उसी लिए किया है ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, फटाफट जनरल लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझ पाओ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बची कुछ चीजें हैं हमें इस चैप्टर में जो समझनी है वो भी हम इजीली याद कर पाए। उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? फेजर डायग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? फेजर डायग्राम यूज करते हैं। फेजर डायग्राम याद होगा, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बार बार जूम है, सिर्फ इसमें कर रहा होगा। हाँ, बार बार हैंग होता है जूम, बार बार हैंग होता है। तो वीडियो से परेशान हो गया होगा। एक तो अपडेट करने लग गया है। नेटवर्क को क्या हो गया हमारे? यार एक क्लास 12th की स्मूथ नहीं जा रही, पता है? एक क्लास नहीं जा रही इसमें। सब लोग कनेक्ट हो गए आपस से? आवाज आ रही है सबको? एक बता दो यार। ये नेटवर्क हाँ सर। ओके। हाँ, तो मैंने इतनी भूमिका बांधी थी कि हम फेजर डायग्राम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ताकि हमारी आगे के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आसान हो जाए, है ना। फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे करंट EMF अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स है इस सर्किट के, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में कुछ रिलेशंस हम याद करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग फेजर डायग्राम में क्या करेंगे, बस दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने बना ली जिसमें हम मेनली एंगल्स में इंटरेस्टेड है। इसको कोई इन एक्सिस को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल के हिसाब से ये है। ये बेसिकली आपका क्वाड्रेंट की लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, कोई अलग से नाम देने की इनको जरूरत नहीं है, कुछ लेबलिंग यहाँ पर नहीं है, सिर्फ अपने एंगल्स मेजर करने के लिए ही काम आएंगी। ठीक है बेटा। और ध्यान रखिएगा, ये जो फेजर डायग्राम है जो आपने SHM में फेजर डायग्राम पढ़ा था उससे एकदम डिफरेंट है। ठीक है, उसके ऐसा नहीं है, उससे बहुत डिफरेंट है, उससे बहुत ज़्यादा मीनिंग है इसके, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, तो ये मैंने इसमें सबसे पहले आपका EMF लिया है। ये आपका क्या है? EMF है। ये EMF है, इसका जो फेज होगा वो कितना होगा? मैंने बोल रखा है EMF इज इक्वल टू
ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो फेज है वो मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी लाइंस बनने वाली हैं, तो मैं फेज इसी के आगे लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ओमेगा टी मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका फेज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मुझे फेज एक्चुअली यहाँ से बनाना चाहिए। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है बेटा, टाइम के साथ ये एंगल चेंज होता रहेगा, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? अबे यार ये जूम में लगता है कोई नया अपडेट आया, बार बार अपडेट करने के लिए क्लोज कर दे रहा है। ओके, तो ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? तो इसलिए हमने इसका फेज यहां ब्रैकेट में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना इससे। ठीक है, मुझे मालूम है कि करंट जो है इससे पीछे चलता है फेज में, तो मैंने करंट को यहां ड्रॉ कर लिया है। करंट आई है ये, इसका फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई, जहां फाई कितना है, फाई है आपका tan इनवर्स x बाय आर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। हमने यही डायग्राम पहले बनाया था, यहां पर देखिए, ये जो हमने लिखा ना, करंट को पीछे लिखा था ईएमएफ से, अब बस ईएमएफ का फेज जीरो मानने के जाए, जो सही में फेज है वो लिख रहे हैं ओमेगा टी, और कुछ नहीं, डायग्राम यही वाला है अभी तक। ठीक है बेटा, हाँ है ना? यस सर। दोनों सेम है ना, बस दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई है। ये एंगल कितना है, फाई है। मैं यहां ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे मैं इस करंट के दो कंपोनेंट करूंगा। मैंने कौन से दो कंपोनेंट किए, मैंने इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग नहीं किए, बल्कि ईएमएफ के अलोंग और ईएमएफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किए। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके लिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ईएमएफ के ऊपर, और उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ, मतलब ईएमएफ के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करी है ऐसे। तो मैं इस करंट आई के दो कंपोनेंट कर दे रहा हूं। आप बोलो सर आई के कंपोनेंट, ये कैसे बात चल रही है? बेटा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हो रहे हैं ये, एक्चुअली डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स नहीं हो रहे हैं ये, बस आपके फॉर्मूला याद रखने के लिए कंपोनेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में काम कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन कहते हैं ना, हाँ आर्गन प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने करंट के कंपोनेंट किए तो मुझे दो कंपोनेंट मिले, एक ईएमएफ के लॉन्ग और एक ईएमएफ के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं आरएमएस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ये आई आरएमएस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल तो फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, आई आरएमएस कॉस फाई, और ये कितना हो जाएगा, आई आरएमएस साइन फाई, हाँ या ना? सो दिस इज योर आई आरएमएस साइन फाई। अब आप मुझे बताइए पावर कितना होता है? पावर होता है आई आरएमएस स्क्वायर, सॉरी आई आरएमएस स्क्वायर नहीं, आई आरएमएस ई आरएमएस कॉस फाई होता है ना बेटा, हाँ है ना? ये होता है ना फॉर्मूला पावर का, एवरेज पावर का। हाँ सर। तो ये जो बेसिकली करंट है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं, एक ईएमएफ के लॉन्ग और एक ईएमएफ के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिर्फ वो कंपोनेंट की वजह से पावर आ रहा है, उस कंपोनेंट की वजह से पावर आ रहा है जो ईएमएफ के लॉन्ग है। ईएमएफ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है करंट का, उसकी वजह से कोई पावर नहीं है, हाँ या ना?
हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो पावर, ये जो करंट है, ये तो इसकी वजह से कोई पावर तो है नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वॉटलेस करंट। ये कितना हो जाएगा? आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड पावर की, तो हमारी एक्सपेक्टेड पावर क्या थी बेटा? एक्सपेक्टेड पावर थी ई आर एम एस आई आर एम एस, है ना? ये था ना एक्सपेक्टेड पावर। हाँ सर। बट एक्चुअल पावर क्या हो गई? वो अपने ऊपर लिखा हुआ ही है, एक्चुअल पावर हो गई ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो इनका जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बेटा? पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू एक्चुअल पावर अपॉन एक्सपेक्टेड पावर। तो एक्चुअल पावर अपॉन एक्सपेक्टेड पावर दैट इज इक्वल टू सिंपली कॉस फाई। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो आपके सिलेबस से उस पूरे चैप्टर में पता कितनी चीजें हटाई गई हैं? ये पावर फैक्टर और ये वॉटलेस करंट, बस इतना ही हटाया गया, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इस चैप्टर से आपको बेवकूफ़ बनाया गया आपका सिलेबस घटाकर। कोई 30% सिलेबस नहीं, मतलब 1% सिलेबस भी नहीं होगा इस चैप्टर का, है ना? हाँ या ना? यस सर। बस इतना, ये दो चीज़ हटाई गई आपका। वो लोग क्या हटाया गया इस चैप्टर से सिलेबस में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है वॉटलेस करंट और पावर फैक्टर, दो चीज़ हटा दी हमने। बहुत बढ़िया, चलो जो भी है। तो इधर हमारे पास आई आर एम एस साइन फाई, इधर हमारे पास आई आर एम एस कॉस फाई। ये आपका करंट आई जिसका फेज कितना? ओमेगा टी माइनस फाई। और पावर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं आपको समझ में आ ही गया। इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो कोई झमेला वाली बात की भी नहीं मैंने। की है क्या? सर एक्सपेक्टेड पावर ई इंटू आर एम एस वाला सर वो खाली रेजिस्टेंस के लिए था ना, बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर बेटा के हाँ, तो कैपेसिटर इंडक्टर देखो, हम लोग मान लो हम लोगों ने एसी कुछ पढ़ा नहीं है, नया नया पढ़ाई शुरू किया, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा के देख लिया, तुम देखा अच्छा ई आर एम एस इतना है, आई आर एम एस इतना है, पावर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, ओके, है ना? उसके बाद हमने बोला पावर कितना होगा, किसी और केस में पावर कितना होगा, अगर कैपेसिटर लगा होगा तो कितना होगा, अगर इंडक्टर लगा होगा तो कितना होगा। अगर हम नहीं पढ़ते, अगर मैं मैथ्स में लगा के एवरेज वैल्यू नहीं निकालता, तो आपको आपके दिमाग में क्या आता? ये आना चाहिए, ई आर एम एस आई आर एम एस। जीरो आएगा कभी सोचते आप अपने मन से? जब तक मैथ लगा के कैलकुलेशन नहीं करते तब तक। नहीं ना? तो उसी को कह रहा है एक्सपेक्टेड पावर कि यार ई इंटू आई होता है, तो ई इंटू आई आ नहीं रहा है, उससे कम आ रहा है, उसको हमने पावर फैक्टर कर दिया कॉस फाई को। ठीक है बेटा? हाँ ओके, अब देखो, जब हम ये बेसिकली जब पावर लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, मतलब बेसिकली इस करंट का और इस ईएमएफ का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना इफेक्टिवली, हाँ या ना? यस सर। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमने क्या बोला? हमें पता है पहले से डॉट प्रोडक्ट, हमने कंपोनेंट क्यों किया आई के ईएमएफ के अलोंग और परपेंडिकुलर? क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग वन वेक्टर, राइट? यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, यही होता है ना? तो इसलिए हम लोगों ने करंट के दो कंपोनेंट किए थे। तो हम ये कंपोनेंट उल्टा कर सकते कि नहीं कर सकते? ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है? ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये भी तो होता है। बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये भी तो होता है ना, कि नहीं होता है? हाँ सर। होता है ना? हाँ तो अब मैं ईएमएफ के दो कंपोनेंट करूंगा, एक करंट के अलोंग एक उसके परपेंडिकुलर, कर सकता हूं? यस। तो मैंने वही किया, एक ईएमएफ का कंपोनेंट करंट के अलोंग, एक ईएमएफ का कंपोनेंट करंट के परपेंडिकुलर। ठीक है? तो ईएमएफ का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग आ रहा है, बेसिकली दैट इज
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका ई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, कोई दिक्कत? इससे मैं एक बार पावर निकालने की कोशिश करता हूं। पावर इन रेजिस्टेंस कितना होगा? एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस कितना होगा? एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस हो जाएगा वी आर एम एस, सॉरी, ई आर एम एस कॉस फाई का होल स्क्वायर अपॉन आर, यही होगा ना? दैट इज इक्वल टू आर कितना है? जेड कॉस फाई। तो ये हो गया ई आर एम एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन अरे क्या हो रहा है? अपॉन जेड कॉस फाई, यही है, हाँ है ना? रिस्पॉन्ड करो यार। हाँ सर। यस सर। तो यहां से कॉस फाई से एक कॉस फाई चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? तो आ गया अगेन ई आर एम एस अपॉन जेड इज आई आर एम एस। तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई आया कि नहीं आया? फिर से आया कि नहीं आया? यस सर। आया ना? यस सर। ओके, तो एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस भी आ गया। फिर अब एक चीज और समझ लेना कि आपका जो वी आर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस है, उसका फेज कितना? ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। वही होगा ना जो करंट का फेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना होता है? आई आर, सिंपल, हाँ है ना? हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर आई आर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फेज होगा वो सेम एज करंट होगा, और यहां दिख भी रहा है, हाँ है ना? तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, देखिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई आर, सॉरी आई आर। आई आर कितना होगा? आई हो जाएगा ई नॉट साइन ई नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू आर। होगा कि नहीं होगा? ये आई आर है ना? अबे आई की वैल्यू डालिए ई नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, उसको आर से मल्टीप्लाई किया और क्या किया? इसमें आपको इतना टाइम लग रहा है,
बोलने में। हाँ और आर बाय जेड क्या होगा? कॉस फाई होगा। आर बाय जेड क्या होगा? कॉस फाई होगा, हाँ या हाँ ना? सर। तो आर बाय जेड हो गया कॉस फाई, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप देख रहे हो कि हम इसको डायरेक्टली फेजर डायग्राम से बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे? ई नॉट कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? Yes, sir. बोल सकते थे? Yes, sir. ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं Vx लिखने के लिए। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा Vx क्या है। फेजर डायग्राम जो बनाया था उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। Vx क्या हो जाएगा? देखिए Vx हो जाएगा आपका ई नॉट साइन फाई, ई नॉट साइन फाई इंटू साइन ऑफ, देखिए जरा आगे क्या लिखने वाला हूं मैं, ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय 2। ये समझ में आ रहा है? दैट इज बेसिकली Vx होगा कितना? ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, देखो जरा यहां से ईएमएफ का ये वाला कंपोनेंट कितना आया? वी आर आया। वी आर कितना आया? ई नॉट कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई, हाँ या ना? यही था ना? ई नॉट कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, यही आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो Vx कितना आ जाएगा? ई नॉट साइन फाई, इधर वाला कंपोनेंट कॉस फाई, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना? साइन फाई। हाँ सर। ई नॉट साइन फाई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई, ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री आगे। क्लियर है? Yes, sir. इनफैक्ट इसमें मैं आपको VL और VC दोनों लिख के दिखा रहा हूं। VL क्या होगा देखिए जरा, इसको हम करंट से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे इन कंपेरिजन टू हम डायरेक्ट जो V से लिख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा करंट से। क्या आएगा? VL इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL। ये होता तो कितना अच्छा रहता ना? IR हो जाता सीधे सीधे, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन ये तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में, ध्यान दीजिएगा बेटा, इंडक्टर में करंट जो है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस से पाई बाय 2 फेज पीछे था कि नहीं था? Yes, sir. था ना? तो ध्यान दीजिए, जब हमने सिर्फ इंडक्टर लगाया था, तो जो भी ईएमएफ था, क्या वो ईएमएफ आपके इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था कि नहीं था? जब सिर्फ इंडक्टर था तो था कि नहीं? अरे यार, अरे भैया, जब सिर्फ इंडक्टर होगा तो जो भी ईएमएफ अप्लाई करोगे इंडक्टर के ऊपर ही आएगा ना, कहीं और चला जाएगा? Yes, sir. तो जब सिर्फ इंडक्टर था तो जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया था वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर के बराबर था। और हमने उस केस में क्या देखा था कि आपका जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से पाई बाय 2 फेज पीछे है। देखा था कि नहीं देखा था? Yes, sir. देखा था ना? तो
अभी मैं कह रहा हूं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से π/2 फेज आगे होगा। अगर करंट π/2 फेज पीछे है तो पोटेंशियल डिफरेंस π/2 फेज आगे है ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस फाइव, उससे π/2 फेज आगे भेज दो π/2। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लिखूं तो क्या हो जाएगा, I इंटू XC साइन ऑफ IXC मतलब I0XC, ठीक है बेटा, ये I0 है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पे लिख रहा हूं माइनस π/2। समझ में आया कैसे आया माइनस π/2? नहीं समझ में आया तो बता दो, क्योंकि पहली बार आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए बोला है। सर पिछले वाला ही समझ। पिछले वाले समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, हमारे इंडक्टर के अक्रॉस जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था तो करंट π/2 फेज पीछे हो गया था, हाँ सर। है ना। इंडक्टर के क्रॉस जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो करंट π/2 फेज पीछे हो गया था, किससे, ईएमएफ से, पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब एक इंडक्टर का, ध्यान दीजिएगा, एक इंडक्टर का करंट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 फेज पीछे होता है। हाँ सर। उसी बात को उल्टा कहें, इसका मतलब एक इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, एक इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उसके करंट से π/2 फेज आगे होता है। हाँ सर। अरे क्या, अरे भाई सर, इसका कोई रीजन, हाँ सर इसका कोई रीजन है कि हाइपोथेटिकल? क्या, अबे डिफरेंशिएशन रीजन है और क्या, डिफरेंशिएशन करते तो π/2 फेज आगे बढ़ जाता, पता था ना। साइन को डिफरेंशिएट करोगे कॉस बन जाएगा, π/2 फेज आगे चला गया। कॉस को डिफरेंशिएट करोगे साइन बन जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा, π/2 फेज और आगे चला गया। बताया था कि नहीं बताया था? ये तो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है, करंट को डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना इंडक्टर में। हाँ सर। तो करंट को डिफरेंशिएट करोगे तो π/2 फेज आगे जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ सर। तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस करंट से π/2 फेज आगे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सीधी भाषा समझ नहीं आता, घुमा के बताया जाए आप लोगों को। हम कह रहे हैं, सीधी सी बात है कि भैया पहले हम रिजल्ट देख चुके हैं ये वाला, कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके मुकाबले करंट π/2 फेज पीछे था। डिफरेंशिएशन से तो आ रहा है बेटा, जो भी फेज डिफरेंस π/2 का आया वो डिफरेंशिएशन की वजह से तो आया है, और किसकी वजह से आया है? जो आपका इंडक्टर में क्या आया, करंट आपका π/2 फेज पीछे आया। क्यों? क्योंकि करंट को डिफरेंशिएट करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ना। और कैपेसिटर में क्या हुआ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q/C, मतलब चार्ज के साथ था। पोटेंशियल डिफरेंस का फेज चार्ज के बराबर था और चार्ज को डिफरेंशिएट करके करंट मिला था, हाँ या ना। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, वहां पे आपका करंट जो है वो π/2 फेज पीछे चला गया था, सॉरी आगे, हाँ डिफरेंशिएट करके आया था तो आगे चला गया था, राइट, हाँ या ना। यस सर। तो यहां हमने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जो है वो करंट के मुकाबले π/2 फेज आगे है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो करंट के मुकाबले π/2 फेज पीछे है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? हाँ। पाई आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट फेज में है, VL और VC।
हाँ हाँ सर। है ना? यस सर। ओके, तो मैं इस फेजर डायग्राम में एक काम और कर सकता हूं। फिर क्या कर सकता हूं? देखो बेटा, इधर हमारा है VL, क्यों नहीं बन रहा? इधर हमारा क्या है? VL है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? VC होगा। इधर VL, इधर VC। ठीक है? फिर आगे पीछे हो गया यार, ये आपका जूम ना एकदम हालत खराब करके बैठे। सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर। यस सर। ओके, तो मैं कह रहा हूं, जो हमने पहले देखा उसमें एक चीज और हो गई कि करंट से π/2 फेज आगे VL है, π/2 फेज पीछे VC है ना? और Vx क्या है? बेसिकली VL माइनस VC। अब ध्यान दो, अगर आपका VC बड़ा हो गया VL से तो Vx नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, है ना? तो आपका बेसिकली EMF करंट से पीछे हो जाएगा फेज में, या फिर कहना चाहिए करंट EMF से आगे हो जाएगा फेज में। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये अपना फेजर डायग्राम वाला पार्ट खत्म हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसको जितनी बार रिवाइज कर लोगे, जितनी बार समझ लोगे, उतना फायदे में रहोगे। ठीक है? आप सब कुछ निकाल सकते हो इससे। आपसे जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो। आपसे बोला जाए VL कितना है, निकाल सकते हो। VC कितना निकाल सकते हो। VX कितना निकाल सकते हो। पावर इन इंडक्टर निकाल सकते हो। पावर इन कैपेसिटर निकाल सकते हो। पावर इन करंट, पावर इन रजिस्टर निकाल सकते हो। VR कितना निकाल सकते हो। सब कुछ निकाल सकते हो। क्या बचा? कुछ बचा क्या? कोई भी ऐसी चीज है जो बच गई? नहीं सर। कुछ भी सोच पा रहे हो जो बच गया? सब कुछ क्लियर है ना? हाँ या ना? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, ये भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता। ठीक है? तो इसके अलावा देखा जाए तो इस चैप्टर में किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने जो पढ़ा दिया, ये जो फेजर डायग्राम पूरा बता दिया, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे, खासतौर से एसएल अरोड़ा जो मैं रिकमेंड करता हूं उसी को पढ़ेंगे, तो वो दोनों केसेस को अलग अलग पढ़ाता है, जिसमें एल इंडक्टर अलग होता है, कैपेसिटर अलग होता है। सॉरी गलत बोल गया। जिसमें एक बार ऐसा केस बताएगा कि इंडक्टिव
जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो क्या करेंगे, और दूसरे बताएगा जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो क्या करेंगे। मैं बोल रहा हूँ दोनों केस में सेम ही चीज़ करेंगे, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख लेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। कंज्यूम्ड है ये। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज पावर का? अब जरूरी नहीं आप हर बार फेजर डायग्राम बना के सॉल्व करो, कई फॉर्मूले याद रखने से फायदा होगा ऑब्वियसली। एवरेज पावर क्या होगा? ये होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जहां फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। अब यहां देखिएगा जो ईएमएफ है वो ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री है, राइट? तो इसके साथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? डेल्टा फाई कितना है बताइए तो जरा। क्या 30 डिग्री कह सकता हूं मैं? वैसे तो -30 डिग्री है, हाँ है ना, क्योंकि करंट आगे है। तो आपका जो एवरेज पावर होगा वो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? ई आर एम एस मतलब 200 इंटू आई आर एम एस मतलब 2/√2 इंटू कॉस -30 डिग्री या 30 डिग्री बात एक ही है, कॉस ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 200, क्या हो जाएगा ये? 200 नहीं आएगा, 100√6 आ जाएगा। 100√6 वाट। ठीक है बेटा? किसी को कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? सबसे पहले तो समझते हैं एसी एमीटर क्या होता है। ये जो एसी एमीटर होता है इट बेसिकली रीड्स, आपको क्वेश्चन में दे रखा है आरएमएस वैल्यू। कैसे रीड करता है? देखिए हम लोगों ने अभी तक जो एमीटर पढ़ा था वो कैसे बनाया था? हम लोगों ने बनाया था उसको बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया था? वी मेड गैल्वेनोमीटर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब दिक्कत ये हो गई, एसी में तो क्या करंट कभी इधर जाएगा, करंट कभी उधर जाएगा, तो आपका जो डिफ्लेक्शन वो तो चेंज होता रह जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा होगा करंट की वजह से, हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर क्या करें? यहां पर हम लोग जो एसी एमीटर बनाते हैं वो बेसिकली हीट के हिसाब से बनाते हैं। सर रेजिस्टेंस लगा देंगे एक छोटा सा, जिसमें जब करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी, उस हीट को मेजर करके हम करंट कितना है ये पता लगाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है? ओके, तो हमारा एसी एमीटर क्या होता समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 माइक्रोफैरेड से अगर इस 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से अगर इस सोर्स को जोड़ दिया हम लोगों ने,
तो उस AC मीटर में रीडिंग क्या आएगी, बेसिकली RMS करंट पूछ रहे हैं आपसे। तो IRMS कितना होता है, ERMS अपॉन सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर लगा सिर्फ, तो XC, हाँ या ना। XC है कितना, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा कितना है 100 इंटू C कितना है 10 टू पावर माइनस 6, सो दैट दिस इज इक्वल टू 10 टू पावर 4, 200 अपॉन 10 टू पावर 4, that is equal to 2 into 10 to power minus 2 एम्पियर। ठीक है बेटा, या 0.2 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले खुद से, ठीक है? Okay. ले लिए? आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ ये क्या होगा, ये भी बेसिकली पिछले क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? हो गया कॉपी? हाँ, sir. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। An AC source of angular frequency omega is fed across a resistance R and a capacitor C in series। सिर्फ R और C है, L है ही नहीं। The current registered is I, ठीक है? If now the frequency of source is changed to omega by 3 but maintaining the same voltage, सिर्फ frequency को change कर दिया है। The current in the circuit is found to be halved। Calculate the ratio of reactance to resistance of the original at the original frequency omega, ठीक है? देखो भैया, इनिशियल एक्स नॉट कितना था, क्या इनिशियल एक्स नॉट को 1 अपॉन ओमेगा सी बोल सकता हूं मैं, हाँ है ना? Yes, sir. नया एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 3 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 3 एक्स नॉट, है ना? रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहां पर Z नॉट कितना आ गया, Z नॉट आ गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, है ना? और यहां पर नया Z कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 3x नॉट का होल स्क्वायर, ये कैपिटल X लिखना, है ना बेटा? कोई दिक्कत Yes. है? ओके। अब बोल रहा है कि करंट जो है वो हाफ हो गया, मतलब कि कहना चाह रहा है ये कि E नॉट बाय जेड इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स E नॉट बाय जेड नॉट, यही कह रहे हैं ना? हाँ दिस इंप्लाइज, ये कह रहा है कि Z इज इक्वल टू 2Z नॉट। दिस इंप्लाइज Z स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z नॉट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज Z स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 9x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर प्लस 4x नॉट स्क्वायर। This implies 5x
नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, हाँ या ना? पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस, मतलब r बाय एक्स नॉट पूछा है। सो r बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। दिस implies r अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। क्लियर है एकदम? तो देखो कुछ खास नया नहीं है इसमें। वो अगर आपको फेजर डायग्राम ठीक से मालूम है, बेसिक डेफिनेशंस ठीक से मालूम है तो ठीक है, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन आया तो वो बोनस होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? यस सर। गम लल्लू क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करा रहा।